गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें और बैंक्स की नेशनलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, उसके बाद 1980, मतलब पहले 1969 फिर 1980। अगर देखा जाए तो ये बैंक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। कैसे? चाहे तो वो जियोग्राफिकल कवरेज को लेकर हो, चाहे ब्रांचेस के एक्सपेंशन को लेकर हो, चाहे सेविंग के मोबिलाइजेशन हो, फंड्स प्रोवाइड करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर को बढ़ावा देना हो, प्रायोरिटी सेक्टर की इकोनॉमी पर एम्फेसिस डालना हो, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन 1991 में देखा फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम जा रही थी। अगर हम देखें, हाउएवर बाय 1991 नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वर सफरिंग विद पुअर प्रॉफिटेबिलिटी, और सबसे बड़ा रीज़न क्या था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या? जैसे बैंक्स का काम क्या होता है? सेविंग्स लेना, सेविंग मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उसे लोन के रूप में प्रोवाइड करना। अब जो बैंक प्रोवाइड करता था, अगर वो वापस ही ना आए पैसा, एक बार हमने किसी को पैसा दे दिया वापस नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया? जो इन्वेस्टमेंट आती है बैंक्स के अंदर, पैसा जमा होता है, वो बैंक के लिए एसेट होता है। अगर 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा वापस ना मिले तो वो क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यही हुआ 1991 में। बैंक्स क्या थे? बहुत ही पुअर प्रॉफिटेबिलिटी से गुजर रहे थे। इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न थे, बहुत ज़्यादा, कुछ तो बहुत अंडर कैपिटलाइज थे, कईयों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा थी, कोई अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं थी। जैसे हम आज के टाइम की बात करते हैं, बहुत पुअर सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड कर रहे थे, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन हो गई थी बैंक्स की। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए। और उस रिफॉर्म्स को कैसे लाया गया? रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कमेटी सेटअप करी, जिसमें से फर्स्ट कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स इन 1991। क्या बात कर रहे हैं हम? 1991 में पहली कमेटी बैठी। सेकेंड कमेटी नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1998। सेकेंड कमेटी कब बैठी? 1998। एक ध्यान देने वाली बात है कि दोनों कमेटीज के हेड का नाम क्या है? मिस्टर नरसिम्हम। मिस्टर नरसिम्हम कौन थे? डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो कमेटीज बैठी, इन कमेटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन मतलब क्या क्या चेंजेस ये बैंकिंग सेक्टर में लेकर आए। एक एक पॉइंट करके हम बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, डीरेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसा कि मैंने बताया, बिफोर 1991 जितने बैंक्स थे ऑलमोस्ट सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक थे, ना तो कोई फॉरेन बैंक था, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक था। अब 1992 और 3 की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एंट्री मिल गई डोमेस्टिक मार्केट में काम करने की। और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं, फॉरेन बैंक्स को भी परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते थे। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास 26 डोमेस्टिक एंड 43 फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। और कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि जॉइंट वेंचर हुआ फॉरेन बैंक्स में और इंडियन बैंक्स में भी। आफ्टर फॉर द इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1992 और 93 ऐसा था जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एज वेल एज फॉरेन बैंक्स को भी अथॉरिटी दी गई कि वो इंडिया की मार्केट में आकर अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबरलाइज ब्रांच एक्सपेंशन। पहले क्या होता था कि अगर ब्रांच को एक्सपेंड करना है, कि आपने कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था कि गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए होती थी। और किसकी परमिशन चाहिए होती थी? आरबीआई की। अगर हम दिसंबर 2009 से बात करें तो बैंक्स को परमिशन मिल गई कि वो कहीं भी अपनी ब्रांच सेटअप कर सकते हैं और उन्हें आरबीआई की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? लेस देन 50,000। जहाँ पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा हुई वहाँ पर बैंक्स को आरबीआई की
परमिशन की ज़रूरत होगी नई ब्रांचेस खोलने के लिए। मैंने क्या पॉइंट बोला, मैं रिपीट करती हूँ लिबरलाइज ब्रांच एक्सपेंशन में कि बैंक्स जहाँ चाहें अपनी नई ब्रांच खोल सकते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम RBI एज वेल एज सेकेंड कौन होगा, गवर्नमेंट। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन क्या थी, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से कम है वहाँ पर प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना तो RBI की ना ही गवर्नमेंट की। लेकिन जहाँ पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा हुई वहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी, वहाँ पर RBI की परमिशन की ज़रूरत होगी, अप्रूवल की ज़रूरत होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट था डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि कैनरा बैंक 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेविंग पर, वहीं पर जो SBI है वो 3.5% दे रहा है, कोई बैंक है वो 3.75% दे रहा है। क्या सब बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो यही है डीरेगुलेट किया गया इंटरेस्ट रेट को, कि बैंक्स को अथॉरिटी दे दी RBI ने पूरी आफ्टर 1992 कि वो क्या कर सकते हैं, अपना एक मिनिमम और मैक्सिमम रेट तय कर देता है RBI। अब उस रेट के बीच, उस रेट को मेंटेन करते हुए आप अपनी मर्जी से अपने क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हो। आपने किस रेट पर लोन देना है, आप सेविंग पर कितना इंटरेस्ट रखना चाहते हो, आप FD पर कितना इंटरेस्ट रखना चाहते हो, RD पर कितना इंटरेस्ट रखना चाहते हो। बैंक्स को खुली छूट दे दी गई कि वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद तय कर सकते। क्लियर हुआ। उसके बाद आया इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया था प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कि इम्प्लीमेंट हो एज दिस नॉर्म्स आर लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या करते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की एक्टिविटीज़ को। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों का भी बैंक होता है। अब देखो, अब जो प्रूडेंशियल नॉर्म की बात करते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स किस लिए बनाए गए, सेंट्रल बैंक की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूडेंशियल नॉर्म थे वो थे कैपिटल एडिक्वेसी एंड एसेट क्लासिफिकेशन। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, उस टाइम पे 8% था। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म का मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ रियल कैपिटल टू टोटल वेटेड रिस्क कैपिटल। मतलब बैंक के पास टोटल कितना कैपिटल है और वो किसके कंपैरिजन में, रिस्की एसेट कितनी है। रिस्की मतलब डाउटफुल एसेट, मतलब जो हमने लोन दिया हुआ है हमें नहीं पता, डाउटफुल है कि पैसा आ भी सकता है और बैड डेट भी बन सकता है, वो हो जाती है हमारी रिस्की एसेट। तो ये रेशियो क्या है, तो ये रेशियो डिसाइड किसने की, ये रेशियो डिसाइड की नरसिम्हम कमेटी ने, और उस टाइम पे 8%। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो इस टाइम शायद 9% चल रही है। एक बार कंफर्म कर लेना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस टाइम पर कितनी है, तो आप इस टाइम की लिख देना, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। मैंने एक पॉइंट, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स में बांटा, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, जिसके अंदर मैंने बताया कि प्रूडेंशियल नॉर्म से, प्रूडेंशियल नॉर्म के अंदर हमारा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म हो गया, और एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन मैंने 4th पॉइंट में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं 5th पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म तो अप्लाई कर दिए, अब इनकम रिकॉग्निशन करने के लिए एसेट को क्लासीफाई किया गया, ठीक है। ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एसेट को क्लासीफाई किया गया। एसेट को क्लासीफाई कैसे किया गया, एसेट को स्टैंडर्ड एसेट्स में बांटा गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बांटा गया। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, एसेट, ध्यान रखना, जो पैसा होता है ना बैंक के पास जो जमा होता है या फिर बैंक जिसे लोन के फॉर्म में देता है, वो बैंक के लिए एसेट होता है। क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, ऐसा डेब्ट, ऐसा दिया हुआ उधार जो 90 डेज के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट बैंक को वापस मिल जाएगा। 90 डेज कब के, ड्यू डेट। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया है,
आज की डेट में मुझे 1 जनवरी 2021 तक उसे वापस करना है। क्लियर हुआ? मेरी ड्यू डेट क्या है? 1 जन 2021। अगर मैं उसे 1 अप्रैल 2021 तक वापस कर देती हूँ तो मेरी एसेट किस में आ गई? स्टैंडर्ड एसेट में। वहीं पर अगर मैं अनसक्सेसफुल होती हूँ उसे 1 अप्रैल 2021 तक वापस करने में, मतलब 90 डेज तक, ड्यू डेट के 90 डेज तक ना तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया, ना ही मैंने क्या इंटरेस्ट रेट लौटाया, तो वो एसेट मेरी क्या बन जाएंगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक्स ने क्या कर दिया, ये एसेट क्लासीफाई किया जिसके अंदर स्टैंडर्ड एसेट्स को अलग रख दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अलग रख दिया। ये किस चीज़ में हेल्पफुल हुई कि कौन सी एसेट हमारी ठीक है और कौन सी एसेट्स हमारी नॉन परफॉर्मिंग है। उसके बाद है परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू सेल शेयर्स। पहले देखिए बैंक्स जो हैं अपने शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते थे। अब आप देख सकते हो कि हर बैंक अपना शेयर मार्केट में बेच सकता है, कि वो क्या कर सकते हैं? कैपिटल मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी को क्या कर सकते हैं? अपनी इक्विटी के थ्रू अपना कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक को 49% की एच्योरिटी है, ठीक है, कैपिटल इकट्ठी करने की, कि पब्लिक सेक्टर सब्सक्राइब कर सकते हैं 49% ऑफ कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सबसे पहला बैंक, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और MCQ बने तब, सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसने मार्केट में अपने शेयर इशू किए? वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले मार्केट में अपने शेयर सेल किए। क्या बताया मैंने? नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो बैंक्स थे वो मार्केट से पैसा उठा सकते थे थ्रू इक्विटी शेयर, मतलब शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 49% अपनी कैपिटल का 49% ऑफ द कैपिटल सब्सक्राइब कर सकते हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब मैं कैश रिजर्व रेशो की बात करूं, ये आपने सारा वो एक मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें पढ़ा होगा। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक को कंपल्सरी सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की बात करूं तो टोटल डिपॉजिट की वो परसेंटेज जो बैंक्स को अपने पास एज अ रिजर्व रखनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्लियर हुआ? कैश रिजर्व रेशो टोटल डिपॉजिट की वो परसेंटेज जो कि बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है, और जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हुआ टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, वो होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बिफोर 1991 की बात करें, जब तक नरसिम्हम कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी थी तो बैंक्स को क्या होता था कि बैंक्स जो होते थे उनका CRR और SLR बहुत हाई होता था। हाई होगा तो क्या रिजल्ट होगा? बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब नरसिम्हम कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि CRR और SLR को दोनों को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का क्या मतलब है? रिजर्व की फॉर्म में कम रखना पड़ेगा और मार्केट में बैंक ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 1996 तक बात करें ना तो 20.5% था। अब हमारा घूमता है 4%, 3%, 2%, इस तरीके से, अब ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सब जानते हैं ATM के कंसेप्ट। पहले ATM होते थे? नहीं होते थे। अगर हम अपनी ब्रांच के अलावा किसी दूसरी ब्रांच के ATM से, मतलब किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालते थे तो हमें एक चार्ज देना पड़ता था। क्या वो चार्ज है? नहीं। नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि ज़्यादा से ज़्यादा ATMs को बढ़ाया जाए। अब देखें तो हमारे पास हर गली हर कोने पर हमें ATM मिल जाएगा और हम अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पहले आपको पैसा जमा कराना है, पैसा निकालना है, कोई भी अपना बैंक से रिलेटेड काम है तो आपको अपनी ब्रांच पर भेज देते थे कि जो तुम्हारी ब्रांच है वहाँ जाके काम कराओ। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको अपना
बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करना है, मान लो पीएनबी में आपका अकाउंट है, आप पीएनबी के किसी भी ब्रांच में जाओगे, आप अपना पैसा जमा भी करवा सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। ये नए नए चेंजेस आए। इसके अलावा जो आप आज की डेट में देख रहे हो वो भी आप डाल सकते हो। ये तो नरसिम्हम कमेटी वाले थे, आप डाल दोगे, पॉइंट बना दोगे और आपका जितना करंट का डालोगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अदर रिकमेंडेशन ही अदर रिफॉर्म्स, आपने देखा होगा अभी कुछ बड़े बैंक्स मर्ज हुए, जैसे स्टेट बैंक की जितनी ब्रांचेस थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सब मर्ज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल गई। सिमिलरली सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आजकल आप न्यूज़ में सुनते हो, वो भी आप रिफॉर्म्स में डाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।